चलिए कल का टॉपिक फिर आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड करेंट डेंसिटी। विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, विद्युत चालकता विद्युत चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, विद्युत चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी ठीक है, चलिए इसमें लेके चलते हैं हम लोग। लिखोगे इसमें, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल। हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, तथा उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, चालक के पदार्थ की, तब चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं? रो से। रो इज इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपॉन एल, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 1। किंतु आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू क्या होता है? भी अपॉन आई। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होता है? भी अपॉन आई, जहां भी इज इक्वल टू लिख लो चालक की सिरों के बीच विभवांतर, वेयर भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और आई बराबर लिख लो उसमें बहने वाली धारा, आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है? भी अपॉन आई होता है, जहां भी क्या है? विभवांतर पोटेंशियल होता है, और आई क्या होता है? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग?
इसको ये वाला को आप 2 मान ले रहा हूँ, समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा अपना रो इज इक्वल टू, आर की जगह हम लिखोगे भी अपॉन आई और इंटू क्या है ए अपॉन एल, बी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, देखो इसको थोड़ा जमा के लिखते हैं हम लोग। रो इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग जमा के लिखते हैं। जमा कैसे लिखेंगे, भी अपॉन एल इज इक्वल टू लिखेंगे आई अपॉन ए, भी अपॉन एल अपॉन क्या हो जाएगा आई अपॉन ए। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए अपने पास ऐसा रहेगा, ये बी अपॉन एल अपॉन आई अपॉन ए है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, भी अपॉन एल जैसे कि भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदलेगा, और आई अपॉन ए है उसको क्या लिख सकते हैं ए अपॉन आई लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से देखो ये है भी अपॉन आई या भी अपॉन एल और ए अपॉन आई है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा जमा के ऐसा लिख दिया, रो इज इक्वल टू क्या है भी अपॉन एल अपॉन में आई अपॉन ए। ठीक है अब देखो भी अपॉन एल किसके बराबर होता है, ठीक है यहां पर लिख देते हैं, किंतु भी अपॉन एल किसके बराबर होता है ई के, पढ़े हो ना, भी अपॉन एल किसके बराबर होता है ई के, जो कि क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख लो ना बगल में, बगल में लिख लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आई अपॉन ए क्या होता है, आई अपॉन ए बराबर होता है जे के, ये क्या कहलाता है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, इसको मान लो आप थर्ड, इस मान को समीकरण 3 में रखने पर इसमें रखो कितना आएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन एल की जगह हम क्या लिखेंगे ई, और आई अपॉन ए की जगह हम क्या लिखोगे जे, तो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा ई अपॉन जे। यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ई इज इक्वल टू, जे इधर आएगा तो ये हो जाएगा रो इंटू जे। ठीक है, ई इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जे। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, किंतु रो इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा होता है। ठीक है, वैल्यू को रख दो, तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 से इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखो, कितना आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे, कितना आएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा जे, वैल्यू को रख दिए हम लोग। ठीक है, यहाँ से जे का वैल्यू निकालेंगे, तो या जे इज इक्वल टू, तो सिग्मा इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। ठीक है, जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। और देखो यहाँ पर जे क्या है धारा घनत्व है, और सिग्मा को क्या बोला जाता है विद्युत चालकता, और ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे में लिख लेना, ये कौन सी इक्वेशन बन रहा है 5, समीकरण नंबर 5, और नीचे में लिख लेना यही विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध है, यही विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध है।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड द करंट डेंसिटी। इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो। इसका सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई, सिग्मा वेक्टर ई। ये हुआ इसका सदिश रूप, इक्वेशन नंबर 6 मान सकते हो इसको, ठीक है। ये तो यही क्या है, धारा घनत्व और विद्युत चालकता में क्या है, संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। क्लियर है, ये वाला आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। जो कल हम लोग स्टार्ट किए थे, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है बताओ, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं, और रो, है ना। तो रो का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, उसी से लिए भी थे इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लिखोगे आप लोग, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। इसमें लिखोगे, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। द रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, द रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाई द फॉलोइंग फार्मूला। देखो भाई, कोई भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है ठीक है, रो इज इक्वल टू होता है m/n² टॉ। ठीक है, क्या होता है, m/n² टाउ। ये इसका फार्मूला होता है। रो इज इक्वल टू होता है m/n² टाउ। देखो, जो प्रतिरोधकता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। m और e तो क्या है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। m मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, और e क्या होता है, उसका चार्ज। तो वो दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो n और टाउ पर रो है वो क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको आप नीचे में लिख सकते हो। देखो, किसी धातु के लिए m और e का मान नियत होता है। फॉर अ मेटल m एंड e आर कांस्टेंट। किसी धातु के लिए m और e के मान नियत होते हैं। फॉर अ मेटल m एंड e आर कांस्टेंट। अतः रो का मान, अतः रो का मान निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। अतः रो का मान निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। देयर फॉर द वैल्यू ऑफ रो, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ रो डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, फर्स्ट लिखोगे n पर, n, n पर, फर्स्ट n, और सेकंड लिखोगे टाउ पर, सेकंड लिख लेना टाउ। ठीक है, तो बताओ कितने चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर। कौन कौन से, n पर और टाउ पर। ठीक है, थोड़ा सुन लो इसको बाकी को। अगर धातुओं के लिए हम लोग बात करें, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो वही रहती है। मतलब
जैसे कि कोई मेटल है, उस मेटल का हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम दे रहे हैं, है ना। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, नहीं बदलेंगे, वो जैसे के तैसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा वहन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे, लेकिन उनकी जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, उन इलेक्ट्रॉनों का जो स्पीड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायनों के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पुराना पढ़ चुके हो भाई। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे गति कर रहा था, तो उस समय जो टक्कर थी वो क्या थी, कम थी, टक्कर थी वो क्या थी, कम थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ा तो उनका जो पॉजिटिव आयन के साथ जो टक्कर है, जो होल के साथ टक्कर है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होलों के साथ जो टक्कर होने की जो स्थिति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही अगर टक्कर बढ़ेगी, टक्कर की संख्या बढ़ेगी, तो विश्रांति काल, विश्रांति काल मतलब क्या होता है, टाउ, टाउ का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। टाउ का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर टाउ का वैल्यू कम होगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझे इससे कि अगर हम धातुओं की बात करें तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ उसके जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, एन, एन का वैल्यू है वो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर एक जो कंडक्टर होता है उसमें जो लिमिट मात्रा में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। वो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो स्पीड है, उनका जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसी औसत चाल उसका बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो धनायन है, जो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव आयन है, उनके बीच टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही टाउ का मान कम होगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार नीचे में लिख लेना, किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटॉलिक कंडक्टर, द रेजिस्टिविटी of a metallic conductor is expressed by the following relation। किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटॉलिक कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब इस रिलेशन को लिख लो आप, रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज इक्वल टू होता है रो नॉट 1 + α r, रो नॉट 1 + α r, ठीक है, t - T0, t - T0, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है रो नॉट 1 + α r, t - T0 होता है, ठीक है ना। नीचे में लिख लो, जहां रो नॉट बराबर लिखोगे संदर्भ ताप T0 पर, संदर्भ ताप T0 पर प्रतिरोधकता, where rho naught is the resistivity at reference temperature T0, रेफरेंस टेम्परेचर T0। देखो ये जो रो नॉट होता है वो T0 ताप पर क्या है, प्रतिरोधकता को शो करता है। ये जो रो नॉट है वो किसको शो करता है, T0 ताप पर क्या है, प्रतिरोधकता को शो करता है। और जो रो होता है वो क्या करेगा,
टी ताप पर प्रतिरोधकता को शो करता है। ठीक है, किस पर शो करता है? टी ताप पर। ठीक है, रो इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। ठीक है, अल्फा आर क्या है? अल्फा आर इज इक्वल टू लिखोगे, एक नियतांक है। ये क्या है? नियतांक, कांस्टेंट है ये। अल्फा आर क्या है? कांस्टेंट को शो करता है। ठीक है ना, याद रखना ये जो अल्फा आर होता है इसका मान अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक धातु के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू अलग अलग होता है अल्फा आर का। ठीक है ना, नीचे में लिख सकते हो, नीचे में, जिसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। अल्फा आर्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, नियतांक अल्फा आर को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। अल्फा आर को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। द कांस्टेंट अल्फा आर इज कॉल्ड द कांस्टेंट अल्फा आर इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां से हम लोग अल्फा आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तब अल्फा आर इज इक्वल टू, अल्फा आर इज इक्वल टू कितना होगा? देखो ऐसे करें क्या, इसको अच्छे से अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे कर सकते हो। देखो ये देखो, रो है, रो नॉट का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा आर टी माइनस टी नॉट। इसमें से रो नॉट को बाहर निकालेंगे, मतलब इधर लाएंगे तो कितना आएगा? रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा? रो नॉट अल्फा आर टी माइनस टी नॉट। इसको इधर ले आओ, अल्फा आर को छोड़ दो, तो अल्फा आर इज इक्वल टू कितना आएगा? रो माइनस रो नॉट, ये वाला इंटू हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, ये भी इंटू हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, टी माइनस क्या हो जाएगा? टी नॉट। तो ये अल्फा आर का वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार से अल्फा आर का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अल्फा आर इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, नीचे में लिख लेना शब्दों में, इन वर्ड्स। लिखोगे प्रतिरोधकता ताप गुणांक बराबर प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू प्रतिरोधकता में वृद्धि, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता में वृद्धि अपॉन, प्रतिरोधकता में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोधकता, इनिशियल रेजिस्टिविटी, प्रारंभिक प्रतिरोधकता गुणा ताप वृद्धि। ठीक है, प्रतिरोधकता में वृद्धि बटा प्रारंभिक प्रतिरोधकता गुणा ताप में वृद्धि। ठीक है, क्या लिखे हो? इंक्रीजेस इन रेजिस्टिविटी अपॉन इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू टेम्परेचर राइज। ठीक है, और किसमें?
डिग्री सेल्सियस में रहेगा ना, ये किस में रहेगा, डिग्री सेल्सियस में। मतलब जो टेम्परेचर में जो इंक्रीजेस होगा, जो इसमें वृद्धि होगी, वो किस में बढ़ेगा, ठीक है, वो बढ़ेगा अपना डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। देखो यहीं से अगर हम लोग यूनिट इसका लेते जाए, है ना, नीचे हम लिखोगे, यदि यदि रो नॉट इज इक्वल टू 1, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 1, रो नॉट इज इक्वल टू 1, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 1 हो, तो ये वाला कौन सा इक्वेशन था, इसको मान लो आप, ये वाला को देखो 1 माने रहो, इसको 2 मानो, तब समीकरण 2 से कितना आएगा, देखो अल्फा आर का वैल्यू कितना आएगा, रो माइनस रो नॉट, अल्फा आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो माइनस रो नॉट। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, इसमें देखो वैल्यू को रखे हैं, अल्फा आर इज इक्वल टू रो नॉट की जगह में 1 और टी माइनस टी नॉट की जगह में भी 1। जनरली जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर में ही रखा जाता है, ठीक है, हर में, अंश में नहीं रखा जाता है। इसलिए क्या मिला अपने को मिला अल्फा आर इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट मिला। ठीक है, इसी से इसका डिफिनेशन बनता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, है ना। नीचे हम लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को द इंक्रीज in resistivity of a conductor, the increase in resistivity of a conductor having unit resistivity, एकांक प्रतिरोधकता वाले एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि को द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट रेजिस्टिविटी व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई, when its temperature is increased by 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, ठीक है, होने वाली वृद्धि को उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, क्या बोला गया, देखो एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को, ठीक है, मतलब अगर कोई अपने पास क्या है, चालक है, कोई मेटल है, और उसके टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रतिरोधकता में, उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसमें जो वृद्धि होती है वही उसका क्या कहलाता है, बताओ, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, इसका यूनिट लिख लो, मात्रक, इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप लिख सकते हो प्रति डिग्री, डिग्री तो नहीं